हेलो दोस्तों, मैं ललिता दहिया। स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर। और आज हम बात करेंगे धारा 153A यानी धारा 153A के बारे में, जो कि लगातार चर्चा में रहती है और वर्तमान में फिर से चर्चा में है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम को आपने भरपूर प्यार दिया है। हमारा पहला बैच फुल हो चुका है और आप लोगों की विशेष डिमांड पे हम अपना सेकंड बैच लेके आ रहे हैं, जो शुरू होने जा रहा है 11 मार्च से। बिल्कुल सही सुना, 11 मार्च से ये बैच, जो सेकंड बैच है, ये शुरू हो जाएगा। तो जिस भी स्टूडेंट को हमारी टीम के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है, वो जल्दी से जल्दी स्टडी IQ की वेबसाइट या स्टडी IQ की ऐप पे जाके एडमिशन ले सकते हैं कोर्स में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस बैच का लिंक आपको दिया होगा, वहां से भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। याद रखिएगा, कोर्स परचेज करने से पहले आपको कोड यूज करना है LDLIVE यानी LD लाइव का। इस कोड के साथ आपको ये बैच मात्र 18,999 रुपए में मिल जाएगा। इस बैच में आपको PT प्लस मेंस यानी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का पूरा कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स विद आंसर राइटिंग, विद मेंटोरशिप सुविधा और बहुत सारी सुविधाएं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेंगी, जो निश्चित तौर पे आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगी। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 11 मार्च से शुरू हो रहा है, जल्दी से जल्द आप परचेज कर सकते हैं। इस क्लास की PDF दोस्तों आपको ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे धारा 153A की। धारा 153A वर्तमान में फिर से चर्चा में है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कांग्रेस नेता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस नेता को धारा 153A के तहत अंतरिम जमानत दे दी है। असम पुलिस ने अभद्र भाषा के संदर्भ में धारा 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। तो यहाँ पे हमारे लिए जानना जरूरी है, भारतीय संहिता की धारा 153A क्या कहती है। ध्यान रखिएगा, पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं मेनली आपके जो भी आप पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत वगैरह, वहां से बन जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन करंट बेस रहते हैं। तो जैसे धारा 153A बार बार चर्चा में आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि धारा 153A क्या है, क्या प्रोविजन है। ठीक है, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यदि मुद्दा करंट में चर्चा में है। तो 153A क्या कहता है कि यदि धर्म, ध्यान रखिएगा, जाति, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और शांति बनाए रखने के खिलाफ यानी शांति भंग करने के उद्देश्य से ये धारा लगाई जाती है किसी व्यक्ति पे। यदि कोई व्यक्ति अपने भाषण के द्वारा, अपने कृत्यों के द्वारा, बोलकर, किसी भी अभिव्यक्ति के द्वारा, लिखकर धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा के आधार पे यदि अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने की मंशा से काम करता है, या हम कह सकते हैं कि शांति को भंग करने के इरादे से काम करता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ धारा 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। और ये जो इसके लिए कितने दंड का प्रावधान है, तो 3 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है, अपराध की गंभीरता को देखते हुए। बात समझ में आई 153A क्या कहता है। अगली बात हमको ध्यान रखनी है दोस्तों कि ये जो 153A है, ये संज्ञेय अपराध है। क्या है ये? संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय का मतलब होता है बिना वारंट की गिरफ्तारी, यानी न्यायपालिका की अनुमति के बिना भी गिरफ्तारी की जा सकती है। सामान्यतः जैसे मर्डर के केस होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि बलात्कार के केस होते हैं, तो ऐसे केसेस में न्यायपालिका से पूछने थोड़ी ना जाएंगे कि हम अपराधी को गिरफ्तार करें कि ना करें। हम डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकते हैं, यानी पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकती है। तो ऐसे सभी अपराध संज्ञेय अपराध होते हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा इलाहाबाद में एक पूरी गैंग के द्वारा बम फोड़ के और गोली मार के हत्या कर दी जो गवाह था उसकी। तो ऐसे में पुलिस ये न्यायपालिका का वेट नहीं करेगी अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए। तो ये ऐसे सभी मामले संज्ञेय माने जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है 153A के तहत यदि कोई व्यक्ति इस तरीके का अपराध करता है, जैसा मैंने पीछे परिभाषा में बताया, तो उसे भी संज्ञेय ही माना जाएगा। ध्यान रखना। और ये जो प्रावधान है ना, ये बेसिकली मूल दंड संहिता में नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया था।
1898 में, यानी काफी पुराना प्रावधान है। ठीक है, आगे हमें ध्यान रखना है कि जो कानून का आवेदन है ये बेसिकली अलग अलग सरकारें अपने खिलाफ या फिर समाज को ऐसे बांटने देने के खिलाफ इस तरीके के कानून को अपनाने का काम करती रही हैं, ऐसे कानून बनाती रही हैं, कानूनों को लागू करवाती रही हैं। तो जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे केसेस आप 153A के तहत देखोगे, जैसे पिछले वर्ष एक मराठी अभिनेता के खिलाफ 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, एनसीपी नेता के खिलाफ 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक मूल्यांकन हमें करना जरूरी है कि आखिर 153A क्यों जरूरी है। देखो, देश की एकता को तोड़ना, देश की शांति को भंग करना, भाषा, धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर दंगे भड़काना, ये एक घृणित अपराध है और इसके लिए संज्ञेय अपराध इसको बनाया भी गया है। यहां तक तो ठीक है कि भाई यदि वास्तव में कोई व्यक्ति इस तरीके की करतूतें करता है जो कहीं ना कहीं शांति के खिलाफ है, तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी भी चाहिए। लेकिन समस्या एक दूसरी भी है। समस्या यह है कि कई बार इस कानून का उल्लंघन कर दिया जाता, मतलब इस कानून के आधार पे कई बार गलत तरीके से भी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। भाई किसी व्यक्ति ने कुछ बोला, उसके बोलने की मंशा तो थी नहीं, और उस थोड़े से आधार पे भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए पुलिस के द्वारा, या राजनीतिक शत्रुता के तहत सरकारें ऐसा काम करवा दे, तो इस कानून का दुरुपयोग भी काफी होता है, जो एक चिंता का विषय है। यानी बैलेंस करना दोनों में जरूरी है। जो वास्तविक अपराधी है उसी के खिलाफ 153A लगाया जाए, सामान्य तह इसका ज्यादा प्रयोग ना हो, ये जरूरी है ना। तो ध्यान रखना, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं जैसे 153A के तहत सजा की दर बहुत कम है। जैसे 2020 का ही एग्जाम्पल लें तो लगभग 1800 मामले दर्ज किए गए थे 153A के तहत, लेकिन सजा मात्र 2% में ही हुई। हालांकि ये तो हर कानून की समस्या है भारत में, सजा की रेट बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे हम 153A पढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि कई मामले ऐसे देखे गए जहां पे झूठे मुकदमे लगा दिए गए 153A के आधार पे। ऐसे केसेस आपने भी देखे होंगे। पिछले दिनों एक पत्रकार को हिरासत में ले लिया गया था, है ना। तो काफी आलोचना भी होती है 153A का दुरुपयोग करने की। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव पक्ष भी है, नेगेटिव पक्ष भी है। साथ ही विभिन्न राज्यों में कई प्राथमिकी दर्ज करने से कानूनी प्रतिनिधित्व, मतलब एक तरीके से संसाधनों की खपत होती है कि भाई बिना बात झूठे मुकदमे आ रहे हैं, ज्यादा मुकदमे बिना बात के लगा रहे हैं, तो उससे संसाधनों की खपत भी होती है, बिना बात वेस्टेज होता है संसाधनों का, ये भी इसका कहना है। आगे यदि हम बात करें दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा की, यानी 153A की जो दुरुपयोग होता है इसके खिलाफ सुरक्षा के क्या प्रावधान किए गए हैं। ध्यान रखना, एक मामला है जिसका नाम है अश कुमार बनाम बिहार राज्य मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि भाई 7 साल से कम की सजा वाले जो अपराध हैं उन अपराधों के लिए एक संदिग्ध को स्वचालित रूप से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। 153A के तहत कितना है सजा? 3 साल, और संज्ञेय अपराध है, यानी पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि भाई 7 साल से कम के मामलों में स्वचालित गिरफ्तार मत करो, नोटिस थमा दो, कार्यवाही कर दो, वो एक अलग बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो जेलों में बढ़ता हुआ दबाव है उसको भी कम करने के संदर्भ में है सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन। तो दोनों में आपको विरोधाभास नहीं दिख रहा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कह रहा है कि 7 साल से कम सजा वाले व्यक्तियों को आप डायरेक्ट गिरफ्तार मत करो, जबकि 153A का प्रावधान कहता है कि संज्ञेय अपराध है, गिरफ्तारी होगी। तो यहाँ पे एक मुद्दा बनता है दोनों के बीच विरोधाभास का। साथ ही 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, धारा 153A के तहत सजा हासिल करने के लिए राज्य को मंशा को साबित करना होगा। यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है इस व्यक्ति की मंशा थी क्या अशांति पैदा करने की। इस व्यक्ति ने जानबूझकर धर्म, जाति, जन्म स्थान या निवास के आधार पे दुश्मनी फैलाने के लिए यह स्टेटमेंट दिया है। इस स्टेटमेंट के पीछे का मोटिव क्या है, मंशा क्या है, इसको राज्य को साबित करना होगा। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, और ये डिसीजन इसलिए दिया गया था, ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अनर्गल डिसीजन दे देती है कई बार। इसके पीछे का महत्व है कि भाई आप 153 के आधार पे
सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को उठा के जेल में नहीं डाल सकते। मान लीजिए कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना कर रहा है और आपने 153A लगा दिया, तो ये तो एक तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में हमें असहमति का अधिकार दिया जाता है, ये तो असहमति के अधिकार के ऊपर एक तरीके से कुठाराघात होगा। तो व्यक्ति के भाषण की स्वतंत्रता, व्यक्ति की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति का अधिकार इत्यादि के संरक्षण के लिए यह जरूरी था कि 153A को थोड़ा कठोर बनाया जाए। ऐसे ही नहीं कि भाई हर किसी पे भी जो है पुलिस या सरकार 153A लगा दे। इसके लिए सरकार ने कहा कि उस व्यक्ति की मंशा भी देखनी पड़ेगी कि उस व्यक्ति की मंशा कैसी रही है 153A के साथ। यदि हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष को दोहरा होना होगा। एक तो अभद्र भाषा को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है ताकि राष्ट्र की एकता, अखंडता, शांति, बंधुत्व बना रहे। तो उसके लिए 153 के मैं किसी दिन ना अभद्र भाषा पे अलग लेक्चर लूंगी आप लोगों का। मैं बताऊंगी कि कौन कौन से कानून है अभद्र भाषा से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि अभद्र भाषा को कंट्रोल करना भी जरूरी है। 153A के तहत इस तरीके की जो बातें हैं या जो मोटिव है जो देश की एकता, अखंडता या शांति को भंग करता है, उस पर नियंत्रण लगाना भी जरूरी है। लेकिन साथ ही ये भी तय करना जरूरी है कि जो हम नियंत्रण लगा रहे हैं वो तर्क के मानकों पे खरा उतरना चाहिए। यानी यदि किसी व्यक्ति पे 153A का प्रयोग कर रहे हैं तो वो सही प्रयोग हो। झूठे मुकदमे या फिर गलत आधार पे अगर हम इस धारा का दुरुपयोग करेंगे तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के खिलाफ होगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ होगा, असहमति के अधिकार के खिलाफ होगा और व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ होगा, ठीक है। तो इसलिए 153 का बहुत देख परख के इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो यही था पूरा का पूरा 153। ध्यान रखिएगा ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये संदर्भ आप लोगों के लिए। तो हमने संदर्भ देखा, 153A क्या है इसको समझा, ये संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध क्या होता है वो मैंने आपको बताया, किस तरीके की एक प्रोसेसिंग है, कैसे इसका दुरुपयोग भी किया जाता है, सजा बहुत कम मामलों में है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन मैंने आप लोगों को बताए और साथ ही एक निष्कर्ष बताया कि हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, जो वास्तव में दोषी है वो बख्शा ना जाए और किसी व्यक्ति को अनर्गल 153A के तहत फंसाया ना जाए, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा 11 मार्च से नया बैच शुरू हो रहा है, तो जो भी बच्चे इससे जुड़ना चाहते हैं स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाके जुड़ सकते हैं। कोर्स में एडमिशन लेने से पहले आपको LD लाइव कोड का प्रयोग करना है। मात्र 18,999 में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।